हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 32। इससे पहले इस कहानी के 31 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप सब ने अब तक वो भाग नहीं पढ़ा है तो आप सब ने अब तक देखा था मिष्टी और अतुल दोनों ही प्रिंस के इलाज के लिए डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां काशवी भी उन दोनों के साथ जाती है। डॉक्टर से बात करने के बाद अतुल और मिष्टी दोनों ही हॉस्पिटल के बाहर आते हैं, जहां काशवी अभी उन दोनों का इंतजार कर रही थी खड़ी हुई। अब देखते हैं आगे। इधर काशवी अभी खड़ी ही थी कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। उसने अपना फोन देखा तो अयांश के कॉल को देखकर वो चिढ़ गई और बोली, ये इंसान कब मेरा पीछा छोड़ेगा। ये कहते हुए उसने चिढ़कर कॉल पिक किया और बोली, अयांश तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों हर वक्त मुझे परेशान करते हो। तभी उधर से अयांश की आवाज़ आई, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। अचानक से अयांश की ये बात सुनकर काशवी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसका दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा। उसने नासमझी में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो अयांश। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई, तुम अचानक से मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तभी उधर से अयांश ने गुस्से के साथ कहा, मैंने जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। ये सुनकर अब काशवी ने गुस्से के साथ कहा, तुम जैसे राक्षस से कौन प्यार करेगा, जो सिर्फ बॉडी का ही भूखा है, जिसे बॉडी से ही मतलब है और बॉडी के अलावा जिसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही उधर से अयांश ने गुस्से के साथ कहा, तो अगर तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी का भूखा हूँ तो तुम क्यों मुझसे दूर रहती हो। तुम रोज क्यों रात को मेरे पास नहीं आती। आज रात तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हमारे बीच वो सब कुछ हुए 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते तक मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया है वो मैं जानता हूँ। आज मेरी बॉडी तुम्हारी बॉडी को चाहती है। जल्द से जल्द मेरे कैटेज पहुँच जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारा इंतज़ार ज़्यादा करवाना, उसका अंजाम तुम्हारा भाई भुगतेगा। ये सुनते ही काशवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने गुस्से के साथ अपने फ़ोन को देखा और बोली, तुमसे कोई भी लड़की चाहकर भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि तुम किसी भी लड़की के प्यार के काबिल ही नहीं हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लड़की का शरीर चाहिए, इसके अलावा तुम्हें और किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे नफरत है तुम्हारे वजूद से। कशिश अभी अयांश से ये सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी वहां पर मिष्टी आई और उसने काशवी को देखकर कहा, मैंने माही को पास कॉल किया था, एक्चुअली आज उसकी शूटिंग थी, इसीलिए वो उसी में बिजी हो गई है और यहाँ पर नहीं आ पाई है। ये सुनते ही काशवी ने फिर तुरंत खुद के एक्सप्रेशन को बदल लिया और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, उनका काम भी ज़रूरी है, चलिए अब हम घर चलते हैं। लेकिन ये कहते हुए वो अचानक से रुक गई और मिष्टी को देखकर बोली, पर अब तो आप अपार्टमेंट में नहीं रहती हैं, फिर आप कहाँ जाएंगी। क्या आप अग्निहोत्री पैलेस जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर मिष्टी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं सीधे वहीं ही जाऊंगी। एक काम करो, तुम आज अपार्टमेंट में चली जाओ, शायद वहां माही को तुम्हारी ज़रूरत होगी। ये सुनकर काशवी ने अपना सिर हिला दिया और जिसके बाद मिष्टी काशवी के साथ बाहर निकल गई और वो दोनों ही गेट पर ही खड़ी थी, जिसे देखकर मिष्टी सीधा अपनी कार की तरफ चली गई और वहीं कशिश भी सीधा टैक्सी की तरफ चली गई। मिष्टी जब कार में आई तो वहां अतुल बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मिष्टी ने अतुल के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस किया। इस वक्त अतुल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो काफ़ी तेज़ी के साथ लैपटॉप चला रहा था, जिसकी आवाज़ पूरी कार में पहुंच रही थी। मिष्टी कुछ सेकंडों तक अतुल को देखती रही और फिर आगे बढ़कर उसने धीरे से अतुल के हाथ को पकड़ लिया। ये देखते ही अतुल ने गुस्से के साथ कहा, ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन मिष्टी ने उसके हाथ को और भी कसकर पकड़कर कहा, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है कि आपको प्रिंस की बहुत ही फिक्र है, आप प्रिंस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर गुप्ता बहुत ही भरोसेमंद डॉक्टर हैं। उन्होंने अब तक प्रिंस का बहुत अच्छे से इलाज किया है और अब आप साथ आ गए हैं तो हमारा प्रिंस भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ आप डॉक्टर बदलने की ज़िद बिल्कुल भी मत करिए। ये सुनकर अब अतुल उसे गुस्से के साथ देखते हुए बोला, क्या तुमने सोचा है कभी, अगर हमारे प्रिंस को ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ये सुनते ही मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे प्रिंस का ये ऑपरेशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। प्लीज़ आप ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए। ये सुनकर अतुल ने कहा, मैं एक बार तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। अगर तुम्हारे शो कॉल डॉक्टर की वजह से मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यह सुनते ही मिष्टी बिल्कुल चुप हो गई और उसे समझ में नहीं आया कि वो अतुल की बातों का अब क्या जवाब दे। दूसरे ही पल कार वहाँ से तेजी के साथ निकल गई। इधर दूसरी तरफ वैनिटी रूम के अंदर इस वक्त माही अपने कपड़े चेंज कर रही थी। चेंज करने के बाद जब वो बाहर की तरफ निकली तो उसने देखा कि वहाँ पर मलंग उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ मलंग को ना पाकर माही ने ना समझे में कहा, ये मलंग आखिर कहाँ चला गया। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को देखकर उसने चिढ़कर कहा, अभी तक तो ये बहुत ही गुस्से में लग रहा था और मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कभी बात नहीं करेगा, और अब ये आज रात को मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहता है। आखिर इस लड़के के दिमाग में चलता क्या रहता है। ये सब कुछ सोचते हुए उसने फिर गहरी सांस ली और फिर वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल गई। इधर जब अतुल और मिष्टी वापस पैलेस में पहुंचे तब तक शाम हो गई थी, और जब वो दोनों अंदर हॉल में गए तो सामिया और प्रिंस दोनों ही एक साथ दौड़ते हुए आए और उन दोनों के पैरों से लिपट गए। अपने दोनों बच्चों को देखकर मिष्टी के चेहरे पर सुकून आ गया। हालांकि अभी भी सामिया उससे ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी, वो अभी भी उससे नाराज़ रहती थी, लेकिन सामिया प्रिंस के साथ मिलकर उसके लिए अपना प्यार शो कर दिया करती थी, जिस वजह से मिष्टी को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। वो नीचे झुकी और उसने सामिया को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन गोद में आते ही सामिया ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं अपने डैडी के पास जाऊंगी। ये सुनकर मिष्टी थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, आज आप अपनी मम्मा के पास ही रहोगी, और आज मम्मा आप दोनों भाई बहनों के लिए स्पेशल डिनर बनाएंगी। स्पेशल डिनर का नाम सुनते ही प्रिंस एक्साइटेड हो गया, और प्रिंस इस वक्त जो अतुल की गोद में था, वो अतुल की गोद से एक्साइटमेंट के साथ धीरे धीरे उतरते हुए बोला, मम्मा बहुत ही अच्छा स्पेशल डिनर बनाती हैं, मैं उनके डिनर को बहुत लाइक करता हूँ। सामिया तुम भी खाना, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा मम्मा के हाथ का स्पेशल डिनर। सामिया ने भी मासूमियत के साथ कहा, हाँ मैं भी खाऊंगी। ये सुनकर मिष्टी मुस्कुरा दी, लेकिन तभी अतुल अपनी भौएं चढ़ाते हुए बोला, क्या सारा प्यार तुम अपने बच्चों के लिए ही दिखाओगी। ये सुनकर मिष्टी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, ऑफ कोर्स मेरा सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए ही होगा। ये सुनकर अतुल ने थोड़ा सा दांत पीसते हुए कहा, और जिसने तुम्हें इन बच्चों को दिया है उसका क्या। ये सुनकर मिष्टी अतुल को अजीब नज़रों से घूरने लगी। उसे पता था कि अतुल उससे क्या चाहता है, लेकिन फिर भी वो चिढ़कर बोली, अगर आपको स्पेशल डिनर करना ही है तो आप अपने इंटरनेशनल शेफ से क्यों नहीं बनवा लेते। प्लीज़ आप उनसे बनवा लीजिए। ये सुनकर वो उसे गुस्से से घूरने लगा। मिष्टी सामिया को गोद से नीचे उतार कर किचन की तरफ सीधा पड़ गई। इधर किचन में मिष्टी डिनर बनाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। वो हालांकि खुद से ही मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में अतुल की बातें रह रह कर चल रही थी। फिर उसने खुद से कहा, मिस्टर अतुल भी ना अपने मुंह से कह नहीं सकते कि उन्हें भी मेरे हाथ का डिनर करना है, बस अकड़ दिखानी रहती है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं उनके यहाँ पर नौकरानी का काम करती थी, तब वो हमेशा ही मेरे हाथ का ही डिनर करते थे। इतने अच्छे से खाते थे जिसे कि उन्हें कभी भी खाना ही ना मिला हो। उंगलियां चाटते रहते थे मेरे हाथों का डिनर करके, और अब फिर से वो मेरे हाथ को डिनर करना चाहते हैं। मैं बनाऊंगी तो ज़रूर, लेकिन उन्हें वो दूंगी नहीं, और फिर बाद में जब उन्हें परेशान कर लूँगी तब दूंगी। ये प्लानिंग करते हुए वो खुद में ही हंसने लगी और फिर डिनर बनाने लगी। लेकिन तभी उसका फ़ोन अचानक से रिंग करने लगा। उसने अपना फ़ोन देखा तो इस वक्त माही का कॉल आ रहा था। उसने माही के कॉल को देखकर स्पीकर पर फ़ोन कर दिया और कॉल को पिक करते हुए बोली, हाँ माही, कहाँ पर हो तुम, क्या तुम घर पहुँच गई। उधर से माही की आवाज़ आई, हाँ दी, मैं कुछ देर पहले ही पहुँची हूँ और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। मुझे आपकी याद भी बहुत आ रही है, क्योंकि जब भी मैं थक कर घर आती थी तो आप मेरे लिए अच्छा सा डिनर बना कर रखती थी, लेकिन अब शायद मुझे खुद से ही डिनर बनाना पड़ेगा। जब माही ने यह कहा तो अचानक से मिष्टी का चेहरा उदास हो गया, और फिर उसने एक नज़र डिनर की तरफ देखा और फिर माही से बोली, माही
मैंने यहाँ भी डिनर बनाया है, लेकिन यहाँ तुम नहीं हो। वैसे क्या तुम यहाँ आना चाहती हो? अगर तुम यहाँ पर आना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो यहाँ पर। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर से तभी माही ने हंसते हुए कहा, दी, आप अभी भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। मैं आपको अपनी बातों में आसानी से फंसा लेती हूँ, आप फंस भी जाती हैं। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ऑलरेडी कशिश ने मेरे लिए डिनर बनाकर रखा है, आपने उसे मेरे लिए यहाँ पर जो भेजा है। ये सुनकर अब मिष्टी ने फ़ोन से ही माही को घूरते हुए कहा, तुम भी ना एक भी मौका नहीं छोड़ती हो मुझे परेशान करने का। अच्छा हुआ काशवी को मैंने भेज दिया था, वरना तुम वाकई भूखी रहती। तभी उधर से काशवी की भी आवाज़ आई, दी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये सुनकर मिष्टी मुस्कुरा दी और वो अभी आगे कुछ कहती तभी अचानक से उसके मुंह से एक आह निकल गई, जिसे सुनते ही वहां कॉल पर माही और काशवी दोनों ही एक पल के लिए हैरान हो गईं और दोनों तुरंत एक साथ बोली, क्या हुआ दी को? इधर माही और काशवी ने जैसे ही मिष्टी की आह सुनी तो वो दोनों एक पल के लिए घबराई और इस वक्त दोनों ही सोफे पर बैठी हुई थी और स्पीकर पर फोन था। उन दोनों ने एक साथ कहा, क्या हुआ होगा दी, आप ठीक तो है ना? लेकिन उधर से कुछ भी आवाज़ नहीं आई, जिसे सुनकर अब माही और काशवी दोनों ही कुछ सोचने लगी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन दोनों को ही। तभी माही ने नासमझी में कहा, आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा? मिष्टी दी की आवाज़ ऐसे बंद कैसे हो गई? मुझे तो बहुत उनकी ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्या मैं उनके पास जाऊँ? ये सुनते ही काशवी ने हैरानी से कहा, नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप इस छोटी सी बात को भी सुनकर वहाँ पर जाएंगी? मुझे लगता है हमें अभी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हमें वापस से एक बार कॉल ट्राई करना चाहिए। क्या बात है, कुछ काम ही कर रही हूँ, क्या पता दी। ये सुनकर अभी वो दोनों कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही एक बार फिर से मिष्टी की आहें उन्हें सुनाई दी, जिसे सुनकर अब उन दोनों को बहुत ही अजीब लगा। वो आहें बहुत ही अजीब तरह सी थी, जिसे सुनकर काशवी ने हिचकिचाते हुए कहा, आई थिंक हमें कॉल कट कर देना चाहिए। लेकिन ये सुनकर माही ने भड़क कर कहा, लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि मेरी दी इस वक्त खतरे में है। ये सुनकर काशवी ने अब हैरानी से कहा, क्या आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं दी? क्या आपको समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ किस तरह की है? ये सुनकर माही ने नासमझी में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझ नहीं पाई। तभी काशवी ने कहा, ये आवाज़ तो कोई प्यार भरी आवाज़ लगती है। इसके जवाब में माही ने गुस्से के साथ कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या मेरी दी की दर्द भरी आहें सुनाई नहीं दे रही हैं? ये सुनकर काशवी ने अब धीरे से कहा, ऑफ कोर्स मुझे ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रही हैं, ये आवाज़ उस तरह की आवाज़ नहीं है माही मैम जो आप समझ रही हैं। मुझे कोई दर्द भरी आहें नहीं, बल्कि ये तो मुझे प्यार भरी आहें सुनाई दे रही हैं। प्यार भरी आहें का नाम सुनते ही माही की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और वो हैरानी से बोली, क्या तुम पागल हो गई हो काशवी? वहाँ प्यार भरी आंखें कैसे सुनाई दे सकती हैं? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अभी उसने ये कहा ही था कि तभी उसके कान में फिर से मिष्टी के मौन करने की आवाज़ आई। उसके मौन की आवाज़ सुनकर अब माही के भी भाव एकदम से बदल गए। तो वहीं काशवी ने मुंह बनाकर फिर से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, आप खुद ही नहीं सुन रही थीं। आप खुद ही सुन लीजिए, आपके ये किस तरह की आवाज़ है। आई एम श्योर अब आप इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं कहेंगी। ये सुनकर अब माही ने भी कहा, दी, आर यू ओके? लेकिन इस वक्त वहाँ का माहौल काफ़ी अलग हो चुका था, क्योंकि इस वक्त अतुल मिष्टी के गर्दन पर लगातार बाइट कर रहा था। अतुल के बाइट करने से ही मिष्टी लगातार आहें भर रही थी। मिष्टी की सिसकियाँ पूरे किचन में पहुंच रही थीं। इस वक्त किचन काउंटर पर मिष्टी बैठी हुई थी और अतुल उसे कमर से पकड़कर लगातार उसकी गर्दन पर और गालों को चूमे जा रहा था। मिष्टी खुद को अभी भी नहीं संभाल पा रही थी। वो इस कदर अतुल के कब्जे में आ चुकी थी कि वो अपने हाथ को फ़ोन की तरफ भी नहीं बढ़ा पा रही थी। लेकिन तब भी उसने किसी तरह से खुद को संभाला और फिर अतुल को गुस्से से दूर धक्का देते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, मुझसे दूर हो जाइए। ये कहकर वो वापस से अपना फ़ोन उठाने लगी और आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी अतुल ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और गुस्से से बोला, तुमने मेरे रूल्स को फॉलो नहीं किया ना,
इसीलिए तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं और फिर उसने गुस्से के साथ कहा, क्या आप पागल हो गए हैं क्या? मिस्टर अग्निहोत्री, आप किस चीज़ की सज़ा देंगे मुझे? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस वक्त मेरी बहन कॉल पर है? वो हमारी आवाज़ें सुन रही होगी। वो क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? इसके जवाब में अतुल ने भी बिना किसी भाव के कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कॉल पर है। मुझे बस इतना पता है कि तुमने मेरे लिए डिनर नहीं बनाया है, डिनर बनाने से मना किया है और उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। ये कहकर वो फिर से उसकी गर्दन और गले को चूमने लगा। मिष्टी एक बार फिर से सिसकियाँ लेने लगी और उसने अपने हाथों को धीरे धीरे करके टेबल की तरफ बढ़ा दिया। टेबल के पास पहुंचते ही उसने दूसरे ही पल कॉल को कट कर दिया। कॉल कट करते ही उसने मन ही मन कहा, ओ माय गॉड, अगर माही ने ये सब कुछ सुन लिया होगा तो वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ओ नो, अब मैं कैसे उसका फेस करूँगी सामने। ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मिस्टर अतुल मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? अतुल उसके होंठों को लगातार अपने होंठों में लेकर चूमे जा रहा था। तभी मिष्टी को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई, जिसे महसूस करके उसने अतुल को दूर धक्का देते हुए बोली, क्या आप जानवर हैं क्या मिस्टर अग्निहोत्री? मुझे सांस तो लेने दीजिए। इसके जवाब में अतुल तिरछा मुस्कुरा कर बोला, ये तुम्हें आज पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ? क्या इससे पहले जब मैं बेड पर तुम्हारे साथ विल्ड होता था तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ? ये सुनकर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं और वो गुस्से से अतुल को देखने लगी। लेकिन उसने अतुल से कुछ नहीं कहा। वो टेबल से नीचे उतरने लगी पर अतुल ने उसे वापस से टेबल पर बिठाया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, साफ साफ बताओ मुझे, क्या तुम मेरे लिए डिनर बनाओगी या नहीं? एक बार फिर से अतुल की ये बात सुन मिष्टी ने गुस्से के साथ चिढ़कर कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? तभी अतुल ने फिर से उसके होंठों के करीब बढ़ने की कोशिश करी, जिसे देखकर मिष्टी समझ गई कि अतुल उसके साथ क्या करेगा। और फिर उसने दूसरे ही पल जल्दबाजी के साथ कहा, ओके ओके, मैं बात समझ गई आपकी। मैं आपके लिए डिनर बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए और यहाँ से अभी के अभी चले जाइए, क्योंकि गलती से भी अगर हमें किसी ने यहाँ पर ऐसे देख लिया ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी ये बात सुनते ही अतुल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने उसके गाल पर किस करके सीधा वहाँ से चला गया। इधर मिष्टी गुस्से से उसे जाता हुआ बस देखती रह गई। तभी वहाँ पर कुछ आहट सी महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक मेड चुपचाप से खड़ी हुई थी। मेड को देखते ही मिष्टी एक पल के लिए घबरा गई और वो शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। फिर उसने तुरंत ही कहा, जी आपको कुछ काम था क्या? तभी मेड ने जल्दी से कहा, वो साहब आपको बुला रहे हैं मैडम। ये सुनते ही मिष्टी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो रुक गई। रुक कर उस मेड से धीरे से बोली, क्या आपने कुछ देर पहले जो कुछ भी यहाँ पर हुआ वो सब कुछ देख लिया है? यह सुनकर वो मेड अचानक से शर्मा गई और फिर वहाँ से जाते हुए बोली, नहीं मैडम, हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा है। ये कहकर वो सीधा वहाँ से चली गई। तो वहीं मिष्टी को सब कुछ समझ आ गया था कि उस मेड ने सब कुछ देख लिया था और तभी वो शर्मा के इस तरह से चली गई। ये सब कुछ सोचकर अब मिष्टी ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर अतुल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपकी वजह से सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आ गई, जिसे सुनकर वो ना चाहते हुए भी रुक गई, क्योंकि उस आवाज़ में सिर्फ उसका नाम था जो बार बार उसे सुनाई दे रहा था। वो सीधा पिलर की तरफ खड़ी हो गई और पिलर की दूसरी तरफ खड़ी होकर दो मेड की बातें सुनने लगी। वो मेड दोनों आपस में बोल रही थी कि अरे कुछ दिन पहले ही तो सुनने में आया था कि अतुल सर की शादी हो जाएगी, लेकिन अब देखो शादी तो नहीं हुई, पर हाँ उनके दो बच्चे और एक रखेल जरूर आ गई है घर में। खुद के लिए रखेल सुनते ही अचानक से मिष्टी का चेहरा पूरा का पूरा पीला पड़ गया और वो और भी ज़्यादा गौर से उनकी बातें सुनने लगी। वहीं वापस से उस दूसरी मेड ने फिर से कहा, हाँ मुझे भी तो यही लगता है कि देखना बहुत ही जल्द सना मैडम ही इस घर की रानी बनेंगी और फिर वो मिष्टी नाम की लड़की सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बनेगी। सना का नाम सुनते ही अब मिष्टी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो शौक होकर खुद से बोली, क्या इसका मतलब सना
इससे पहले इस घर में शादी करके आने वाली थी। क्या इसका मतलब मिस्टर अग्निहोत्री ने जो भी अपने और सना के बारे में जितनी भी उनके बीच में गलत फहमियों के बारे में मुझे बताया था, वो गलत फहमी नहीं बल्कि सच्चाई थी। मैं ऐसे कैसे उन पर यकीन कर सकती हूँ? ये सोचते हुए वो गुस्से से दांत पीसने लगी और फिर सीधा वहाँ से उन दोनों गॉसिप कर रही मेडों की तरफ आई। वो मेड जो अभी उसके बारे में ही बात कर रही थी, उन दोनों ने जैसे ही वहाँ पर मिष्टी को आते हुए देखा, एकदम से वो दोनों शॉक्ड हो गईं और जल्दबाजी के साथ एक दूसरे का मुंह देखकर चुप हो गईं। तभी मिष्टी ने उन सब को देखकर अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोला, क्या किसी लड़की की बुराई करके आप दोनों को शांति मिल गई हो, या फिर अभी और भी कुछ कहना बाकी है आप दोनों को मेरे बारे में? वैसे अगर आपको मेरी बुराई करनी ही थी तो आप मेरे मुंह पर कर लीजिए ना। ऐसे पीठ पीछे कर कर क्या हासिल हो जाएगा आप दोनों को? एटलीस्ट आप मेरे बारे में मेरे मुंह पर कहेंगी तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर ये सारी कमियां हैं और इसीलिए मुझे लोग कह रहे हैं, जिसे मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। लेकिन इस तरह से पीठ पीछे बुराई तो बुज़दिल इंसान ही करते हैं, तो शायद आप दोनों ही बुज़दिल ही हैं। इसीलिए मैं आखिरी बार तुम दोनों को वार्न कर रही हूँ। इतना कहकर मिष्टी गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए वहाँ से चली गई। मिष्टी को समझ में आ गया था कि आखिर वो दोनों उसके बारे में ऐसे बातें कैसे कर सकती हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत ही जल्द मिष्टी और अतुल के बीच की गलतफहमी भी दूर होगी और सना की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से इंटरेस्ट दिख रहा है इस स्टोरी में, तो हम इस स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग इस कहानी को सुनकर बोर हो रहे थे, इसीलिए हम इसको लास्ट पार्ट लाने वाले थे, मगर आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम इस कहानी को अभी आगे और बढ़ा देंगे। तो प्लीज़ आप सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।